हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप हमारे चैनल पर इजराइल फिलिस्तीन जंग की लगातार अपडेट देख रहे हैं। 3 अहम प्रोग्राम हम दिन भर में करते हैं। एक 12:30 बजे लाइव, जिसमें आधा घंटे के प्रोग्राम में 15 मिनट खबर और 15 मिनट आपके सवालात और कमेंट्स लिए जाते हैं। उसके अलावा एक किसी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं ताकि ताज़ा सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर समझी जा सके। इसके अलावा पूरे दिन की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रात में जो 9 या 9:30 बजे हमारा प्रोग्राम चलता है नजर दुनिया पर, उसमें आप तक पहुंच रही है। दुनिया भर में हमारे चैनल को काफी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर सोर्स से, हर तरफ से जो खबरें आती हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें। आज बड़ी खबर यह है कि इजराइल की जो कैबिनेट, जो जंग शुरू होने के बाद वॉर कैबिनेट बनी थी और उनके मंत्री, उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अब जंग बंदी के लिए वो तैयार हैं। जंग बंदी में क्या होगा? 50 उनके इजरायली जो कैप्टिव्स हैं उनको छोड़ा जाएगा, जिसमें औरतें और बच्चे। और उसके बाद ये कहा गया है कि हर एक्सटेंडेड दिन में 10 लोग छोड़े जाने चाहिए, तब वो एक्सटेंड होगा। आगे हमास की तरफ से कल कहा गया था कि जो सीज फायर होगा वो हमारी शर्तों पर होगा। वो क्या क्या शर्तें हैं? कुछ शर्तें तो सामने आई हैं, हो सकता है कुछ शर्तें मीडिया में अभी तक ना आई हो, हम भी आपको नहीं बता सके हैं। क्या कुछ है सूरत हाल ग्राउंड पर, क्या रिपोर्टें आ रही हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जो उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, खबरों को फॉलो कर रहे हैं मुसलसल, और हमारे चैनल पर भी अक्सर हमें टाइम मिल जाता है, उनसे हम बात करते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब ये जंगबंदी की खबर, इस जंगबंदी के कैबिनेट अप्रूवल से पहले अमेरिका, कतर, खुद हमास, कई सोर्सेज से ये बात आ रही थी कि जल्दी जंगबंदी होने वाली है। अभी जंगबंदी का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। और हमास के लोगों का कहना यह है कि बाकी सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स एक पेज पर हैं और सबसे टेलीफोन के जरिए, चूंकि वहां मीटिंगें होना तो बहुत मुश्किल है, टेलीफोन के जरिए सभी ग्रुप्स के लीडर्स ने इसको कंसेंट दे दिया है। अब आप कैसा देख रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है इस वक्त? देखिए, ये 1.5 महीने की जो उन्होंने इंटेंसिव बॉम्बिंग की है गाजा पर, जिसमें हजारों बच्चे शहीद हुए और औरतों का भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी इसमें मर गए। इसके बाद एटलीस्ट ये ब्रीफ रिलीफ है, हालांकि ये 4 दिन का ही है, तो लगता है शायद ये एक्सटेंड हो जाएगा। इस मीडिएशन एक्चुअली कतार पिछले 10-12 दिनों से ये मीडिएट कर रहा था बिटवीन हमास, यूएस और इजराइल के दरमियान, और 2 दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट ने हिंट भी दी थी कि ये हो जाएगा। अब इजराइल को ये दिखाना था कि वो रेजिस्ट कर रहे थे, हालांकि वो भी इसमें तैयार थे, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि वो अभी भी रेजिस्ट कर रहे थे। इस जंगबंदी के बारे में 2-3 दिन से ही बातें चल रही थी कि ये कंक्लूड हुआ है एग्रीमेंट, और जो बातें आई है सामने यही कि 50 के करीब, जिसमें मैक्सिमम जो होंगे उसमें बच्चे बच्चे और औरतें होंगे, और यहाँ से भी 50 यहाँ से होंगे। उसमें भी इनफैक्ट वो कहते हैं एक अमेरिकन सिटीजन है, 3 साल का बच्चा है, वो पहले रिलीज हो जाएगा इसमें। ये तो होना था। और दूसरी बात, जो पिछले इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर मैं गवर्नमेंट का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, इंटरनेशनल लेवल पर जो इजराइल की जो कंडेमनेशन हो रही है लोगों की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो जहाँ की कंट्रीज मोर जो है उनकी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इजरायली गवर्नमेंट है, इसके बावजूद वहाँ लोग हजारों में निकलते हैं, लाखों में निकलते हैं, और उन्होंने कंडेमनेशन की है। यहाँ तक कि आज जो है, आज ही लेटेस्ट खबर है कि
ये जो है साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने उसको कोई नेतान्याहू के खिलाफ केस करने चाहिए। स्पेन ने ऑलरेडी किया, बांग्लादेश ने इंटरनेशनल ये जो है इनके खिलाफ वार क्राइम्स का केस किया है। अब जो इंटेंस जो इनके खिलाफ जो हो रही है क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बाद उनको चार, और दूसरी बात रेजिस्टेंस भी जो हो रही है हमास की तरफ से, ये नहीं कि उनको वॉकओवर मिला वहां पर, और इतने दिन 45 डेज रेजिस्ट करना किसी चीज को, और माइटी पावर जो है, ये इजराइल ही नहीं है, इसके पीछे यूएस भी है, इसके पीछे ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, जो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं इसको रेजिस्ट करना। फुट ये एक बहुत दिलेराना था उनकी तरफ से ये है, और यही एक वजह है जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इसके कैबिनेट को भी इससे प्रेशराइज हुआ कि वो जंगबंदी पर राजी हो जाए, क्योंकि आए दिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो यरगमाली है उनके फैमिलीज की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो बच्चों के बारे में, जो फलस्तीनियन बच्चे मारे गए, कुछ यहूदी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके सारे जंग का यही मकसद था कि प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश में लगा। अच्छा, शेख मंजूर साहब, देखिए, जंग जब शुरू हुई थी तो एक ऑब्जेक्टिव जो बताया गया था इजराइल की तरफ से कि हम पूरी तरह से हमास को तबाह कर देंगे और उससे पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। वो बात तो होती हुई नजर नहीं आई। दूसरी बात, कई इलाकों से, लेबनान के बॉर्डर के नजदीक से, गाजा के बॉर्डर के नजदीक से बहुत सी यहूदी बस्तियों को खाली कराया गया। तीसरा, एक जो हमास को जिस तरह से कामयाब समझा जा सकता है, आपसे मैं मालूम करना चाहूंगा कि वो क्या, आप कैसे देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी जो इजरायली जेलों में बंद थे, उनके वापस आने का रास्ता खुला है। एक और बड़ी कामयाबी जो बजाहिर नजर आ रही है वो ये कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर अब ज्यादा बात होने लगी है, जिसको इजराइल पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रहा था। आप इन सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? कौन जीता, कौन हारा, क्या लगता है? देखिए, दो चीजें इसमें ये हुआ, हालांकि जानी नुकसान जो है फलस्तीनियों को बहुत हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों और औरतों का हुआ, और डिवास्टेशन जो हुई है गाजा में, 3/4 ऑफ गाजा जो है वो मलबा बन गया है। लेकिन जो हम पहले से कह रहे थे कि फलस्तीन का जो इशू है वो रिवाइव हो गया है। अगर आप देखेंगे, अब जो अरब कंट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ जो वार थे, बेहस थे, उनको लग रहा था उन्होंने कुछ नहीं किया। ओआईसी मीटिंग की, अरब लीग की मीटिंग की, अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग की, वहां पर कुछ भी कोई रेजोल्यूशन, ऐसा टफ रेजोल्यूशन पास नहीं किया इजराइल। अब वही अरब कंट्रीज मजबूर हो गए, क्योंकि विद इन स्टेट उनके घरों में भी रोष पाया जा रहा है, जब वो आए दिन देखते हैं कि इजरायली बम्बार्डमेंट की वजह से कितने मासूम बच्चे शहीद होते हैं। अब यही अरब कंट्रीज चाइना गए और रशिया गए और वहां की हुकूमतों को रिक्वेस्ट की कि आप, जब उनको मायूसी हुई अपने क्लोज अलाई अमेरिका से कि वो कुछ नहीं कर सका, ये दौड़ पड़े वहां पर, और शायद ये भी एक प्रेशर पॉइंट बन गया ट्रूस करने के लिए, क्योंकि इससे लगता है कि अमेरिका की साख इस रीजन में तकरीबन खत्म हो गई है। दूसरी बात ये हमें रखना याद कि एक रिपोर्ट है कि 1 लाख के करीब इजरायली फौज जो है वो लेबनान बॉर्डर पर आ गई है। अगर दूसरा एक और है कि जो कार्गो शिप था इजराइल का, उसको सीज किया है हुथीज ने, यानी कि वार एक्सपैंड हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो इजरायली सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर एरियाज ऑफ लेबनान या गाजा के नजदीक जो थे, और वो भी एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है। वार
करना जो है, और जो इस वक्त जो लगता था लोगों को ये 2-4 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा, आज 45 दिन से भी ज्यादा टाइम हुआ। और कोई भी अगर देखा जाए इसमें दे आर नॉट विनर्स, क्योंकि उनके पास ज्यादा यानी कि पावर है, मिलिट्री माइट बहुत है, एयर पावर है जो दूसरों के पास नहीं है। वरना अगर वो कहीं ना कहीं किसी किस्म की इक्वलिटी होती तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यानी यानी आपकी नजर में इजराइल जंग हारा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सबसे हार उनकी ये थी जब हमस ने उन पर अटैक किया। उनको पता ही नहीं, उनके वो जो जमीन नीचे से निकल गई। और पहली बार ये जो चाहे 67 हुआ 73 हुआ, 4,500 के करीब जो इजरायली है वो इंजर्ड हुए, 1500 के करीब जो मारे गए, जिनमें से फौज के भी तकरीबन, फौज जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या दूसरे जो इनके जो ग्रुप से सीन, वो ग्रुप जो है उनके तकरीबन 400 के करीब मारे गए। ये इतना, ये जो है इट्स बिटर पिल। अच्छा अच्छा, आपने रूस और चीन का जिक्र किया। रूस और चीन यूक्रेन जंग के बाद खास तौर पर रूस, चीन, ईरान या इसके साथ कुछ और मुल्क भी हैं जो कभी आधा इधर होते हैं कभी आधा उधर होते हैं। तो क्या जो एक प्रोसेस चल रहा था, अमेरिका इस इलाके से बाहर निकलने की हालत में, और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ, चीन ने जंग शुरू होने से पहले भी इजराइल फिलिस्तीन मामले में बिचौलिए का रोल अदा करने को ऑफर किया था, और उसने मुझे याद है कि महमूद अब्बास भी बीजिंग गए थे और उन्होंने कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का रोल और तेजी से इरोड होगा, कम होगा इस पूरे इलाके में इसके बाद? देखिए, जो मैं पहले से कह रहा हूं, अमेरिका ने अरब कंट्रीज को आईना दिखाया कि वो कहां पर खड़े हैं। वो कहते थे कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथी हैं, हर वक्त आपकी मदद करेंगे। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपने लोगों को वहां पर भेजा कि भाई इस जंग को बंद करवाए, तो उस वक्त उन्होंने उनको कहा कि नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगा, मैं इजराइल की पूरा सपोर्ट करूंगा। यही वजह है कि अरब लीडर्स घबरा गए। पहले उन्होंने, अगर अब देखेंगे ओआईसी की मीटिंग के दौरान ही अगर कुछ वो सॉलिड स्टेप्स लेते, इकोनॉमिक ब्लॉकेड करते या एयर स्पेस जो देते हैं वो इजरायली एयरक्राफ्ट को वो बंद करते या फिर सस्पेंड करते फॉर टाइम बीइंग ट्रेड रिलेशंस, या डिप्लोमेट्स को वापस बुलाते, उस वक्त उन्होंने वो नहीं किया। यही अरब कंट्रीज है, 6 अरब कंट्रीज जिन्होंने उस वक्त, अब जब उनको लगता है इनके अपने जान के लाले पड़े। अभी देखिए कि इजराइल कहता है गाजन लोगों को सेनाई में भेजा जाए, वो तो उसके लिए मुसीबत है। अब वो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अब वो दौड़ते दौड़ते चाइना गए। हालांकि चाइना को भी एक प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट और बाइडेन के दरमियान जो बातचीत हुई, उसका सबसे ज्यादा ये था कि ट्रेड इश्यूज, और उनको रिजम्पशन हुआ मिलिट्री के जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स के बारे में जो हुआ। इसलिए चाइना इस वक्त इस मसले पर ज्यादा एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव नहीं रहा है एज इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट 6 months बैक। जैसे उस वक्त उन्होंने ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान सलाह करवाई। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि एक बार ये लोग जब तक अपनी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे, अरब कंट्रीज खासकर गल्फ कंट्रीज जब तक ये नहीं करेंगे, तो इनके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। जब उनको ये पता चला कि अमेरिका, जिसको वो क्लोज अलाई समझते थे और उनको हमेशा उसी के बलबूते पर उन्होंने वहां पर हुकूमतें भी की, जो भी किया, उन्हीं के साथ ट्रेड किया, उन्हीं के साथ हर एक चीज उन्हीं के साथ, उन्हीं का ये, जब उनको पता चला कि इस वक्त उनका साथ नहीं दिया, तो ये बेबस हो गए।
यहाँ से एक तरफ इस्लामिक वर्ल्ड में रोष बढ़ता गया इनके खिलाफ कि ये क्या तमाशाई बनकर रह गए हैं, क्या ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आए दिन एडिटोरियल्स में ये लिखा जाता था कि ये एटलीस्ट इजराइल के साथ फॉर टाइम बीइंग के लिए ये जो रिलेशन है इनको सस्पेंड करते, या उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड जो चलता है इसको सस्पेंड करते, या एयर स्पेस जो अरब कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज की इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बंद करते, तो एक किस्म का प्रेशर उन पर बढ़, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। ये इनके लिए लेकिन शेख साहब हुकूमतें तो अब तक भी ऐसी खबरें आ रही थी कि यूएई के पायलट्स वहां पर गाजा के बमबारी में शामिल थे, और अब तक भी ताल्लुकात बेहतर करने की बातें ये कही जा रही थी सऊदी अरब के मीडिया में कि अब तक भी हमने शेल्फ नहीं किया है उस आइडिया को कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं। तो कहीं हुकूमतों में पब्लिक के प्रेशर की वजह से हो सकता है वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, ये जो यमन का जो वार हुआ उसमें इन लोगों जिनकी आपने बात की है उनके जो पायलट्स या उनके जो फौजी इतने ट्रेन नहीं है वो इसमें करेंगे, तो इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है उनके साथ ताल्लुकात है इनके अच्छे, उनको वो हमेशा मर्सनरीज ला रहे हैं, दूसरे कंट्रीज से लाते हैं, रिक्रूटर्स एक्स डिफेंस पर्सनल लाते हैं जो उनको गाइड करते हैं। अभी इसी वजह से जब उनको लगा कि यमन के वार के जो उनको लगा 6 साल उनको कुछ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली उनको तकरीबन खत्म ही करना पड़ा। वो ऑटोमेटिकली जब ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान रिलेशंस ठीक हो गए, वो थोड़ा धीमा पड़ गया, डोरमेंट में पड़ गया वो, लेकिन इनमें इतनी वो सख्त नहीं है उनके। हाँ, आप देखिए कि इजराइल वाले 2 साल की ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी अरब कंट्री में आपने देखा कोई मिलिट्री ट्रेनिंग में जाता है? कोई नहीं जाता। अगर वो जाएगा, वो या हुक्का पीने जाएगा या कॉफी हाउस में जाता है, उसमें बहुत सारे काम जो है वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। हालांकि ये इनके खत्ते में ये सबसे बड़ा डेंजर है इन कंट्रीज के लिए, दूसरे कंट्रीज को इतना असर नहीं है, लेकिन इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उनका अपने आप को ये समझना कि कोई दूसरा मदद को नहीं आता है। लेकिन शेख साहब, आपने इन तमाम मुल्कों को देखा है, चेंज क्या तब तक मुमकिन है जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें ना आ जाएं। क्या ये शेखडम्स जिनके बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट बहुत आसानी से कह देते हैं कि अगर 2 हफ्ते भी सिक्योरिटी ना दें तो इनकी हुकूमतें गिर जाएंगी, क्या है इनकी हैसियत, यानी किस तरह से ये तब्दील होंगे, अपना किबला कैसे बदलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लीडर अल्टीमेटली या तो जैसे हमने देखा 2011 में जो अरब स्प्रिंग आया, कुछ चेंजेस हुए, लेकिन ये ग्रेजुअल आनी चाहिए। जो अब्रप्ट आई उसका ये नतीजा निकला अरब स्प्रिंग का, एकदम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ गए, वो इमीडिएटली कोलैप्स भी हुआ, क्योंकि रूट्स जो थे पुराने सिस्टम के इतने स्ट्रांग थे वो खत्म नहीं हुए, और ऊपर सतही पर उसका लग रहा था ये चेंज है, लेकिन इसको ग्रेजुअल आनी चाहिए। इसमें मैं किसी हद तक देख रहा हूं इजराइल में जो पार्लियामेंट है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया है, वो माइनस रॉयल्टी, वो किसी के खिलाफ भी इम्पीचमेंट भी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ, और वहां पर इलेक्शन जो है फेयरस्ट लड़ा जा रहा है। यहाँ पर दूसरी जगह तो है ही नहीं, वो मजलिस शोरा बनाते हैं या मजलिस बनाते हैं, उसमें अपॉइंटेड है। जब तक आपको एटलीस्ट किसी ग्राउंड लेवल पर इसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक सिस्टम बन जाए, लेकिन बदकिस्मती ये रहा कि रॉयल्टी, हर एक कंट्री की रॉयल्टी जो है 80% ऑफ जो वेल्थ है, मेनली ये थी ऑयल वेल्थ, वो उस पर कंट्रोल किए हुए है। वो कहाँ छोड़े? एक के पास 10-10 20-20 बिलियन डॉलर्स है, वो कहाँ से आया है? जी, जाहिर है वो सब उन्होंने उसी अवाम के हक को उन्होंने मारा है। अच्छा, मैं अब एक भारत और इजराइल के सिलसिले में एक सवाल करना चाहता हूँ। इजराइल ने एक गालिबन लश्कर तैयबा को
उन्होंने यस यस यस, कल उन्होंने इसको जो उन्होंने है उन्होंने टेरर उन्होंने टेररिस्ट के तौर पर ऐलान किया है और भारत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमास को टेररिस्ट अनाउंस कर दें ताकि हमास के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बने। आपको क्या लगता है कि ये इजराइल इस वक्त में जब उसको जरूरत है, क्या इसके लिए भारत को रिस्पॉन्ड इसी तरह से करना चाहिए, जबकि हमास की ताकत ग्राउंड पर नजर आ चुकी है कि वो कितने ताकतवर हैं और इस इलाके में फैसला करने कराने में ज्यादा बड़े असरअंदाज हैं अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में भी। तो क्या भारत क्या कर सकता है, क्या करना देखिए, चाहिए? ये जो है अनऑफिशियली जब ये बात चली उस वक्त इंडिया में जो इजराइल के एम्बेसडर है उसने रिक्वेस्ट की थी कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एक अनकन्फर्म रिपोर्ट आया, इसको हुकूमत ने कहा हम ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे रिसेंट डेज में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव स्टेप लिए है। कल भी ब्रिक्स में उन्होंने कहा कि यही मौका है जिसमें जो इंडियन की तरफ से रेजोल्यूशन आया ब्रिक्स इसमें कि 2 स्टेट फार्मूला को इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके अलावा एड भी भेजा, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टाइन अथॉरिटी, जॉर्डेनियन किंग, इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत भी और बार बार ये कहा। उन्होंने एक रिसेंटली ये भी कहा कि जो जिस तरीके से हमने हमास के अटैक को कंडेमनेशन की, इसी तरह जो बच्चों और औरतों पर हमला किया जा रहा है गाजा में, इसकी ही हम ऐसे ही निंदा कर रहे हैं। वो एक मॉडरेट अगर देखा जाए अमंग बेटर कंट्री जो में से जो है कुछ इस्लामिक कंट्री से भी बहुत बढ़िया स्टेप लिया इन्होंने। और इजराइल को ये तवक्का नहीं थी इंडिया से कि ऐसा वो करेंगे, लेकिन उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लाइन ली, जैसे वो ईरान के बारे में हमेशा लेते थे। ईरान के बारे में भी इन्होंने कभी भी अमेरिकन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाई। यानी भारत ने असर्टिव होकर के अपनी हाँ, एक राय ये उसमें यूक्रेन पर उन्होंने यही किया, इन्होंने अमेरिका की एक भी नहीं मानी उस पर। उन्होंने कहा अपना हमारा एक स्टैंड है इशू पर, इंडिपेंडेंट स्टैंड होना चाहिए कंट्री का, ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे की फॉलो करेंगे। ये अरबों के लिए भी एक नसीहत है, अरबों के लिए भी एक कन्वे मैसेज कर रहा है कि भाई आप क्यों दूसरों का डिक्टेशन पर चल रहे हैं, एटलीस्ट बड़े इश्यूज पर। अगर वो वहां पर किसी हद तक इंडिपेंडेंटली असर्ट करते। अच्छा, वार के बाद पोस्ट वार सिनेरियो पर बहुत ज्यादा बात हो रही है तेल अवीव, वॉशिंगटन में, और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की है वही गाजा में सरकार चलाए। क्या ऑन द ग्राउंड, जैसे अब तक का तजर्बा हुआ पिछले 45 दिन में, 1.5 महीने में, क्या ये ख्वाब कभी पूरा हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये मुझे लगता है एक्चुअली उसमें डिफरेंसेस है बिटवीन यूएस एंड इजराइल के दरमियान। एक तरफ यूएस क्लियरली इनको इजराइल को कहता है आप कोई जिम्मेवारी, सिक्योरिटी की जिम्मेवारी मत कीजिए। कुछ ये भी कह रहे हैं कि फलस्तीनियन अथॉरिटी, कुछ कहते हैं दूसरे अरब कंट्रीज को भी इसमें दे। अब तीसरा ये भी आया है यूएन मॉनिटर्ड होना चाहिए, यानी कि वही इसकी सिक्योरिटी। लेकिन अगर ये पास चला और फिर ये एक्सटेंड होता जाएगा तो मुझे लगता है जो इस जहां पर है वही इसको इनडायरेक्टली रूल करे। बदकिस्मती से ये है कि बहुत सारे अरब कंट्रीज के लिए उनको हमस जो है उसके साथ उनको खटता है, वो इतने कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। और ये भी एक वजह है, हालांकि वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है उससे भी बहुत दूरी हो गई है। हमस को सिर्फ यानी अरब हुकूमतों को इजराइल के नजदीक जाने की वजह से इजराइल के जो दुश्मन है हमास, जो ईरान के नजदीक है, उनके साथ खड़े होने में उनको जरा अनकंफर्टेबल हो गया है। और यही नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ, यही हिजबुल्लाह, नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी यही है। ये नहीं चाहते। अब उनको ऐसा चाहे जो उनका ब्लू आइड बॉय होगा, वो अभी उनको मिलता ही नहीं है। अब था जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी कर रही थी, लेकिन जब से वो जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ वो भी नाराज हो गए, उनको भी उन्होंने हाशिए में डाल दिया।
अब चूंकि इसमें मामले में जब दोनों सामने हैं तो वो उसी को प्रेफर कर रहे हैं, वरना उसकी भी कोई सुनता भी नहीं था, वो वर्चुअली डिफेक्ट हुआ था, उसको मिलने तक नहीं जाते थे। लेकिन अच्छा, ये आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया। कल अमेरिका के खास एलची एनवॉय पहुंचे हैं इजराइल, कांटेक्ट और कहते हैं। हाँ, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ये समझा रहा है कि हिजबुल्लाह से जंग मत करना, लेबनान की तरफ मत बढ़ना। आखिर क्या है, अमेरिका भी हिजबुल्लाह की ताकत से इतना खौफजदा है क्या? क्या क्या कुछ है? हिजबुल्लाह का मामला किस तरह से, कैसे? देखिए, अभी हम 45 दिन से देख रहे हैं हमास और इजराइल का जंग। अगर इसका दायरा बढ़ गया, हिजबुल्लाह भी इसमें दाखिल होगा, या यहाँ से हूतीज ने वक्तन फवक्तन, या उन्होंने भी थोड़े अपने स्टेप अप किए, अटैक्स किए, तो ये सारे खत्ते को अपने लपेट में लेगा, फिर ये नहीं रुकेगा कहीं। चाहे तबाही लबनान की हो, इजराइल की हो, गाजा की हो, वो सारा जो है जंग में फिर ये नहीं। और आजकल दूसरी दो चीजें हैं, इराक और सीरिया, वो डिस्टेबलाइज्ड है, वहां पर वो भी इसके दायरे में इमीडिएटली आ जाएंगे, फिर ये कहीं भी नहीं रुक सकता है। इसीलिए अमेरिका शायद इजराइल को ये समझाता है कि, और इजराइल को भी ये पता है, ये नहीं कि उनको नहीं पता है, कहने और करने में बहुत फर्क होती है। वो भी रेस्ट्रेन करते हैं, वो वक्तन फवक्तन रिटाइलेट करते हैं उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं करते। हालांकि कल ही वो कहते हैं वहां 2 जो है जर्नलिस्ट मारे गए उस एरिया में, तो लेकिन वो भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनको अपनी जो है लिमिटेशंस का पता है। जितना दायरा बढ़ जाएगा, मसलन यही कल एक न्यूज आई, 1 लाख के करीब इजरायली फौज जो है लेबनान बॉर्डर के पास गई, वो तो यहाँ से तो ईज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, या वहां भी उनको टैंक्स ये, तो वो नहीं चाहते। और फिर कब तक, इजराइल तो 1.5 महीना हो गया अभी, इसके जो इम्पैक्ट है, अगर बंद भी हो जाए, सीज फायर भी जो इसको जो रेस्टोर नॉर्मल सी इजराइल में करने में इसको 1-2 महीने लग जाएंगे। एयर स्पेस, एयर लाइन्स उनके बंद है, इकोनॉमी बंद है, सारा कुछ ठप हो गया है, ट्रेड बंद हो गया है, सिर्फ आर्म्स एम्यूनिशन ही चलता है। वो कब तक, उनके भी अपने जो ड्रेन जो है अपने, अगर बाहर के लोग बहुत भी देंगे लेकिन अपने रिसोर्सेज भी ड्रेन होते हैं। यही देखो, एक कार्गो शिप जो उसका सीज किया गया, हुतीज ने किया है। अब अगर ऐसे ही 4-5 हो गए, सारी सिचुएशन बड़ी डेलिकेट बन जाएगी, वल्नरेबल बन जाएगी। और शायद इसी दबाव की वजह से अब ये सीज फायर की हालत तकरीबन कैबिनेट ने अप्रूव की है। जी, और कुछ खास आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, एक तो ये सीज फायर, दूसरी बात, एक बात क्लियर ये अरब कंट्रीज के लिए मैसेज है कि दे मस्ट चेंज देयर सेल्फ रिलायंट बनिए, और जो उनके जो यूरोपियन वेस्टर्न आकाज है उन पर नजर मत रखिए, अपने आप को बनाए। एंड इट इज बेटर कि वो दूसरे एवेन्यूज जैसे चाइना, रशिया, दूसरों के साथ भी ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं, जो उनको पहले से करना चाहिए था, ताकि ये नौबत नहीं आती जो वो आज फेस कर रहे हैं। अगर ये हमस के लिए है, यानी कि उनके वहाँ के फलस्तीन के बच्चों औरतों के लिए ये तकलीफ दे है, इससे ज़्यादा ह्यूमिलेशन है ये अरब कंट्रीज़ के लिए, जो इसमें बेबस रहे, तमाशाई बन के रहे और कुछ कर नहीं सकते अपने, जब वो अरब लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन जो नतीजे के तौर पे बताया कि अरबों के लिए बहुत बड़ा सबक है, उन्हें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और अपने ताल्लुकात दुनिया के दूसरे खित्तों में भी, दूसरे मुल्कों से भी बढ़ाने चाहिए। और हुकूमतें दबाव में हैं, ये बात भी आपने बताई, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा हो चुकी थी, शायद उसकी वजह से भी ये सीज फायर को कबूल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।